गाइस, वेलकम टू एजू संभव। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन पॉलिटी का कंटिन्यू करेंगे हम, जो एमसीक्यूज कर रहे थे। इसकी पार्ट सेकंड है ये। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसमें दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, इसमें से बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या दोनों सही हैं, जैसे भी जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट बार्स द मेंबर्स कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस from contesting the election for a period of 6 years from the date of conviction. And second option है, only the Supreme Court of India has been empowered to reduce the term of disqualification of convicted members. तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि अगर कन्विक्शन होती है इन ग्राउंड्स पे, जैसे कि कुछ ऑफेंसेस हैं आईपीसी के अंडर, कुछ अदर लेजिस्लेशन है जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, एंड इसमें कुछ अदर भी हैं जैसे कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज़ एक्ट है। तो इस तरह ये सर्टेन कुछ एक्ट्स हैं, इनके अंदर अगर फॉल करता है पर्सन का कंडक्ट तो उस केस में भी उस पर्सन को मतलब डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अब उसमें कन्विक्शन होनी चाहिए या फिर फ़ाइन होना चाहिए। अब कन्विक्शन अगर हो जाती है, उस पर्सन को फ़ाइन हो जाती है, तो उसके बाद 6 ईयर्स तक के लिए उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और ये डिस्क्वालिफिकेशन तब से काउंट होगी जब पर्सन को कन्विक्ट किया गया, मतलब कन्विक्शन हो गई है। अब इसमें डेट का इशू क्या है कि एक तो हो सकता है जब केस इंस्टीट्यूट हुआ हो तब से काउंट की जाए, या फिर जब उसकी पनिशमेंट ओवर हो जाए, जो सेंटेंस है 1 साल का 2 साल का जो भी है वो ओवर हो जाए, तब उसकी एक डिस्क्वालिफिकेशन का टाइम स्टार्ट हो। बट होता क्या है कि जब कन्विक्शन अनाउंस होती है, जिस दिन सेंटेंस अनाउंस होता है उस दिन से काउंट की जाती है। और अगर सज़ा है, जैसे उसको जो पनिशमेंट है वो 3 साल की है, तो 3 साल वो भी काउंट होंगे, और 6 ईयर का जो टोटल पीरियड है उसमें 3 साल और करने होंगे उसे। तो इस तरह से फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन इसे माना जाता है। तो यही इसका जो फर्स्ट है वो तो सही हो जाएगा कि ये बार करता है सर्टेन केसेस में, अगर सर्टेन ऑफेंसेस में पर्सन फॉल करता है। एंड सेकेंड है कि ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एम्पावर्ड टू रिड्यूस द टर्म ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कन्विक्टेड मेंबर्स। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सेक्शन 11 देखेंगे आप एक्ट का, वो जो इलेक्शन कमीशन है उसको एम्पावर करता है। अगर उनको लगता है कि वो सेटिस्फाइड हैं कि कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन को कम कर दिया जाए, तो उसको 6 पीरियड से रिड्यूस करके कर सकते हैं। और ये हुआ भी है, इसके कुछ कई एग्जाम्पल भी हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हो नहीं सकता। तो इसका वन ओनली रहेगा आंसर, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो वन ओनली इसका आंसर हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, अगेन वही आ जाता है। उसके अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए सेक्शन 8 के अंदर हैं कुछ जो क्राइम्स हैं जिनको करप्ट प्रैक्टिसेस के कॉन्टेक्स्ट में ही एक्सप्लेन किया गया है। एंड सेक्शन 8A है, उसका जो पूरा डिटेल प्रोसीजर है वो बताता है। तो अगर करप्ट प्रैक्टिसेस में जैसे कि अपील बाय कैंडिडेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज, ये राइट है। देन प्रोपगेशन ऑफ सती और इट्स ग्लोरिफिकेशन, जैसे देखिए मैंने अभी आपको दिखाया था इसमें यहाँ भी देखिए सती का जो एक्ट है, अगर ये यहाँ पे देखिए जो कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट में अगर कोई ऑफेंस होता है, प्रोवोकेशन करना या फिर किसी को भी मतलब प्रोवोक करना कि वो सती कमिट करे, ठीक है, उस प्रैक्टिस को स्प्रेड करना, बढ़ावा देना, तो ऐसे केसेस में भी आ जाता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, टेररिज्म एक्ट है, और भी इसमें कई एक्ट है, जैसे रिलीजियस जो हारमोनी को अगर डिस्टर्ब करने वाले एक्ट है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स पे दंगा फैलाने वाले जो एक्ट हैं, मतलब जो रोकने के लिए बने हुए एक्ट हैं, तो ऐसे केसेस में भी पर्सन को 6 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो फर्स्ट भी सही रहेगा, सेकंड भी सही रहेगा। एंड अगर कोई गैजेटेड ऑफिसर है, जैसे गैजेटेड ऑफिसर आपको पता है जो गैजेट में जिन ऑफिसर्स का नाम पब्लिश होता है वो होते हैं, एंड ये और मोस्टली A क्लास ऑफिसर्स या B क्लास ऑफिसर्स ही होते हैं। तो अगर ये भी होते हैं तो इस केस में भी हो जाएगा, मतलब करप्ट प्रैक्टिस के अंदर डिस्क्वालीफाई वो पर्सन हो जाएगा। तो इसके 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कमीशन है, डिबार कमीशन, इसके रिगार्डिंग है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया का है के लिए बना था, या क्लासिफिकेशन ऑफ ST एज ए स्पेशल कैटेगरी, टैक्स रिफॉर्म्स, या हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब जो डिबार कमीशन है इसमें क्या कहता है, जो ऑलरेडी STs हैं उनका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है इस कमीशन ने किया था, और एक नया पर्टिकुलरली वर्नेरेबल ट्राइबल ग्रुप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एक कॉन्सेप्ट इसका इंट्रोड्यूस किया था।
तो ये ऐसी एसटीज़ के अंदर ही एग्जिस्ट करने वाली क्लास थी जिनका मतलब जो अदर्स क्लासेस से ज़्यादा इनको रिक्वायर्ड थी, हेल्प रिक्वायर्ड थी। तो बस उन्हीं को फर्दर इन्होंने क्लासीफाई किया था, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें नहीं है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आंसर हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्पेशल कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन आस्किंग अबाउट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब आप समझिए कि कोई फॉरेन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अगर कंट्रीब्यूट करना चाहती है, आपको देना चाहती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहती है, तो कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसके लिए पूरा एक्ट है, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। उसके प्रिंसिपल फॉलो करने होंगे तभी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें कौन नहीं कर सकता, क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान से देखिए। तो कोई कैंडिडेट हो जो इलेक्शन का हो, अब ऑब्वियसली सी बात है, अगर कोई इंडिया में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें तो हमारे जो इलेक्शन की इंडिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होगी उसमें, फॉरेन पावर्स का उसमें रोल हो सकता है। अगर वो मनी उनको यूज़ करने की परमिशन मिल जाती है तो इसलिए वो नहीं कर सकते हैं। और पब्लिशर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ये भी नहीं कर सकते हैं। मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, मतलब वो एमपी एमएलए हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन विच एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, ये चारों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न क्या है ये देखिए आप। ये जो एक्ट है इसका सेक्शन 3 है, इसमें प्रोविज़न है कि ये जो कैटेगरी है लोगों की, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और कौन कौन है इसमें, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन है, करस्पॉन्डेंट हैं, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ऑनर प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के हैं। तो न्यूज़ या फिर मीडिया से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो नहीं कर सकते। कोई जज है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी अदर बॉडी कंट्रोल और ओन बाई गवर्नमेंट। तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखी हो या फिर गवर्नमेंट उसको सफिशिएंटली फंडिंग भी अगर उसकी करती है, तो ऐसे केस में भी मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, यानी कोई एमएलए एमपी अगेन आ जाता है, या फिर जो मेंबर है लेजिस्लेचर का वो भी नहीं कर सकते। देन पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बैरियर देयर ऑफ। तो अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट भी नहीं है बट एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं एंड ऑफिस बैरियर है, मतलब एक पोस्ट में है, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह जो एफ है इसका 3F फर्दर है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। तो इतने में हमारा आंसर कवर हो जाता है। आप देख सकते हैं चारों कैटेगरी कवर हो जाती है इसमें। तो नन ऑफ द अबव है जो इसके नहीं कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। Now question is which of the following statement regarding 1/4 Constitutional Amendment Act 2020 is correct? अब हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होती है। इट इज़ डन अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उस दो तरह की होती है, एक सिंपल मेजॉरिटी से होती है, एक स्पेशल मेजॉरिटी से होती है, जिसमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी चाहिए होती है। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो 1/4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड थी। अब जो SC/STs का रिजर्वेशन है वो हमको पता होना चाहिए कि हर 10 साल के बाद रिन्यू होता है और एक्सटेंड करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये एक्सटेंड होता है। तो यही था इसका। इट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन फॉर द SC/ST फॉर अनदर 10 ईयर्स। इट एंडेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लेजिस्लेचर। ये हो चुका है, लेकिन ये 1/4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नहीं हुआ है, ये भी हो चुका है। अब जो 2 सीटें प्रेसिडेंट करते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए नॉमिनेट करते थे लोकसभा में, अब वो नहीं रहा है, अब उसको एंड कर दिया गया है। एंड जो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सेकंड इसका गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना चाहते हैं उस पर, तो आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से जो कॉपी है वो आप इस लिंक पे जाके, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसकी फुल PDF कॉपी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो MPs हैं उनकी सस्पेंशन पे क्वेश्चन है। अब इसका एक ब्रीफ सा मैं आपको समझा देता हूँ कि जो सस्पेंशन होती है वो 2 ही केसेस में होती है। अगर डिसऑर्डरली कंडक्ट है, ठीक है, या कोई डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है, जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है लोकसभा का, जो नॉर्मल बिजनेस है, जो डिस्कशन होता है, या फिर जो भी बिल पे प्रोसीजर्स हैं उनमें अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, माहौल ख़राब कर रहा है, ठीक है, या फिर जो रूल्स के अंडर नहीं करने वाले काम है, लॉ को वायलेट कर रहा है, तो ऐसे केसेस में होते हैं उनके। बिल्कुल मैं आपको एग्जैक्ट ग्राउंड बता देता हूँ। ये देखिए रूल, ये 373, 374 एंड 375 है। ये रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा है। ये रूल है इनके, जैसे एक्ट होते हैं ऐसे ही लोकसभा के अपने रूल हैं।
ये किसी एक्ट के अंडर नहीं है। तो इन रूल्स में लिखे हुए हैं हर चीज़ के प्रोसीजर हैं, जो बिल्स पास करने के प्रोसीजर हैं, ठीक है, जो मोशंस के प्रोसीजर हैं, एडजर्नमेंट मोशन हो गई, जितने भी तरह के मोशन है, सेंसर मोशन, ये सब इन सब के प्रोसीजर हैं, ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के प्रोसीजर हैं, बिल पासिंग के प्रोसीजर हैं, वो सारे इनमें होते हैं कि राज्यसभा में कैसे होगा एंड लोकसभा में कैसे होगा। तो रूल नंबर 373, 74 एंड 375 तो डील करेंगे लोकसभा के मैटर में, और रूल नंबर 255 एंड 256 करेंगे राज्यसभा के मैटर में। अब इसमें ग्राउंड लिखे हुए हैं। एक तो देखिए, एक ग्राउंड जो फर्स्ट वाला है, इसमें तो ये है कि अगर मेंबर का कंडक्ट ग्रोसली डिसऑर्डरली है, मतलब डिसऑर्डर है यहाँ पे, कोई बहुत ग्रेव अभी काइंड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ग्रेव ऑफेंसिव कंडक्ट नहीं है, तो ऐसे केस में ओनली सिंगल डे का विड्रॉल होता है। देन मेंबर हु डिसरिगार्ड्स अथॉरिटी ऑफ चेयर हो, या फिर हु अब्यूज द रूल्स ऑफ हाउस बाय परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस देयर ऑफ, दैट पर्सन कैन बी सस्पेंडेड। अब ये सस्पेंड कैसे होगा? अब देखिए, दो केस को ना पहले समझिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वो पर्सन या तो लोकसभा में सस्पेंड होगा या राज्यसभा में होगा। अब राज्यसभा के जो चेयरमैन है, ठीक है, और जो लोकसभा के स्पीकर हैं, इन दोनों की पावर में डिफरेंस है। लोकसभा के जो स्पीकर है, अगर उन्होंने एक पर्सन को नेम कर दिया कि इस पर्सन को हम सस्पेंड करते हैं, क्यों, जो ग्राउंड अभी आपको पढ़ाए हैं उनके बेसिस पे, तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा के चेयरमैन ने, चेयरपर्सन ने पर्सन को नेम्ड कर दिया उन्हीं ग्राउंड्स पे जो भी आपको पढ़ाए हैं 373, 74 एंड 5 में, और 254 एंड 55 राज्यसभा में, उन ग्राउंड्स पर अगर कर दिया तो ओनली अगर राज्यसभा के चेयरमैन ने किया तो नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक मोशन लाना पड़ेगा। अब मोशन कौन लाता है? ये हाउस कौन सा? राज्यसभा। अब जब ये मोशन लाएगा, ये लाता कौन है? जनरली जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स होते हैं, ठीक है, वो इनिशिएट करते हैं। तो ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब ये हो पाएगा सस्पेंशन, और लोकसभा में सिर्फ स्पीकर के बोलने पे ही हो जाएगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? एक अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद जो ये पावर आई है स्पीकर के पास, तब से इनके पास आई है, पहले से नहीं थी ये, ठीक है, कि मतलब इनहेरेंट पावर नहीं थी, ये अभी आफ्टर अमेंडमेंट इनको मिली है। सेम रूल्स में जब अमेंडमेंट हुई है 374A ऐड करने के बाद, तो उसके बाद इनको ये पावर मिली है। अब सेकंड क्या है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन नॉट सू मोटो रिवोक द सस्पेंशन। अब जो स्पीकर है लोकसभा का, सस्पेंड कर दिया, लेकिन क्या वो रिवोक कर सकते हैं? देखिए, सस्पेंशन कर सकते हैं लेकिन रिवोक नहीं कर सकते। रिवोक दोनों ही केस में जब होगी, रिवोक मतलब सस्पेंड आज कर दिया और कल उनका मतलब कोई ऐसे कंडीशन हो जाते, वो कहते चलो हटा देते सस्पेंशन, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप हाउस मोशन लाएगा। जिसमें आंसरिंग कैसे होगी? एक तो देखिए, फर्स्ट वाला तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो नहीं कर सकता। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा होता तो हम इसको राइट कहते, फर्स्ट वाले को। और सेकंड केस में स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन नॉट, ये सही हो जाएगा कि वो कैन नॉट, वो नहीं कर सकता, तो ये सही है, ये सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ओनली 2 इज़ राइट, क्योंकि करेक्ट पूछा है। और अगर आपको देखिए सस्पेंशन ऑफ MP के बारे में डिटेल में पढ़ना है, एक अच्छा कंपाइलेशन हमारे आपको ब्लॉग पे मिल जाएगा, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जो एजुसंबम ब्लॉग है उस पर आप देख सकते हैं इसको। इसका आपको लिंक यहाँ पे दिया, और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए, आपको ये जितने भी यहाँ पे जो हाइपर लिंक्स हैं रिलेटेड आर्टिकल्स के, वो सारे मिल जाएंगे, और आप उनको क्लिक करके अगर पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे 2 रिपोर्ट्स हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स आपको पता होगा, इसमें डेमोक्रेसी जो भी हैं वर्ल्ड वाइड, उनकी रैंकिंग दी जाती है कि कौन सी डेमोक्रेसी किस तरह से परफॉर्म्स कर रही है और इस टाइम उसकी क्या रैंकिंग है। एंड जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें भी आपको पता है कि प्रेस फ्रीडम क्या चल रही है हमारी, ठीक है। अगर आप इसकी डिटेल में रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जितनी भी रिपोर्ट हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इशू करती हैं रिपोर्ट, इंडिसेस जो भी ये मतलब पब्लिश करते हैं, उन सब की पूरी एक कंपाइलेशन है, लिस्ट है, और आप उसको देख सकते हैं हमारे इस, फिर से आपको बता रहा हूँ, इस पर आप जाके एक एक रिपोर्ट देख सकते हैं। और ये फिर ऐसा नहीं है कि आपको देखिए अलग अलग रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसका फिर पब्लिशर पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो आते हैं, UPSC में भी आते हैं, हर स्टेट एग्जामिनेशन में आते हैं, इवन SSC या फिर कोई एंट्रेंस टेस्ट पे आप कहीं पे दोगे, ये क्वेश्चन बड़े आते हैं। इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, एक हमारा कंपाइलेशन है, उसमें आपको पूरा रिपोर्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। उस रिपोर्ट का जो रीज़न है, जो मोटिव है, स्कोप है, वो देखने को मिलेगा एक ही टेबल के अंदर, और साथ के साथ उसका जो पब्लिशर्स हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी, और जो इंडिया की पोजीशन है और करंट जो नंबर 1 या नंबर 2 के जो पोजीशन होल्डर हैं उनकी भी आपको पोजीशन देखने को मिल जाएगी। उससे क्या है कि कंप्लीट आपके पास आंसर रहेगा। तो आप इस ब्लॉग पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं अगर आप ये टाइप नहीं करना चाहते। तो ये आंसर तो दोनों ही सही है। डेमोक्रेसी इंडेक्स को एक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ही पब्लिश करती है, एंड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ही पब्लिश करते हैं। तो आंसर तो ये सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2। एक क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि जो RBI ने ना क्रिप्टो करेंसीज पे बैन लगा दिया था। उन्होंने कहा कि इन क्रिप्टो करेंसीज का देखो कोई फिजिकल करेंसीज तो है नहीं, फिएट मनी का कॉन्सेप्ट है
कि अगर मनी है तो वो बैक्ड होनी चाहिए, कुछ बैकिंग होनी चाहिए उसके पीछे। जैसे हमारे यहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह से कि कुछ बैकिंग होना ऐसे नहीं कि आपने बस नोट छाप दिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे आपके पास प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रोडक्ट भी होना चाहिए उसको बैकअप करने के लिए। उतनी मनी आप छापो सो दैट आपकी इकोनॉमी वर्क करे। कहते हैं क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं उनके हाथ में टेक्नोलॉजी, वो कितना भी छापे जा रहे हैं तो कल को इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इकोनॉमी में मतलब डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। तो आरबीआई ने बैन कर दिया। आरबीआई देखिए करेंसी का मॉनिटर तो आरबीआई करता ही है, तो उन्होंने कर दिया। बट सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 29 को प्रोवोक किया, राइट टू जो फ्रीडम है हमारी प्रोफेशन एंड ट्रेड की, उसको प्रोवोक करते हुए कहा कि इस फ्रीडम को अगर आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ग्राउंड होने चाहिए। ठीक है, ग्राउंड क्या होते हैं वही आपको पता है, जो हमारे 4-5 मेन ग्राउंड है। इंटरनेशनल रिलेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होना चाहिए, पब्लिक मोरल ख़राब नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए उससे। तो उसने कहा कि ये तो किसी भी तरह से मतलब जो टेस्ट ऑफ प्रोफेशनलिटी है उसको पास करता नहीं है, तो आपने किस तरह से इसको बैन कर दिया जबकि बाहर की कंट्रीज में चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग इस बैन को हटा दिया गया है। तो इंडिया में कोई अभी बैन नहीं है क्रिप्टो करेंसीज पे, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब ये क्लियर है कि क्रिप्टो करेंसीज पे कोई बैन नहीं है। वो एक अलग बात है, आरबीआई अपनी भी एक करेंसी क्रिप्टो के ही मतलब डिज़ाइन पे अपना लाना चाह रहा है। वो कब तक आती है क्या आती है तो देखने वाली बात होगी, बट अभी के लिए आंसर हमारा यही हो जाएगा कि आर्टिकल 19 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एक्ट 2019। तो आप सोचेंगे 2019 का एक्ट है, ये इस टाइम क्यों पूछ रहे हो आप, ये 2022 में आने के क्या चांसेस हैं। देखिए अभी अभी जो तेलंगाना स्टेट है उसमें हमारे जो चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना है उन्होंने, और जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों ने मिलकर तेलंगाना के अंदर जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है उसका इनॉग्रेशन किया है। और अभी ही रिसेंटली ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 2021 की। तो आज की डेट में इसलिए रिलेवेंट हो जाता है कि इस एक्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि इसका स्कोप क्या है, क्यों इसे लाया गया है, ठीक है। और आपको शायद पता हो कि सिंगापुर का जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है वो काफ़ी मेन सेंटर है। हमारे जो जैसे केस है वोडाफोन वाला केस था, इसमें वोडाफोन पर रिस्ट्रोस्पेक्टिवली जो टैक्सेशन कर दी थी 2012 में लॉ ला के, तो उसके अगेंस्ट गए थे कि आप ऐसे रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं आप टैक्स ले सकते, रिट्रोस्पेक्टिवली लॉ बना के। तो वहाँ से जीत भी गया था वोडाफोन। एंड एक केरन एनर्जी का था जो ब्रिटिश कंपनी है, एनर्जी कंपनी है, उनका भी केस था। उनको भी जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, वहीं से उनको डिसीजन मिल गया था। अब आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में ज़रा सा बता देता हूँ आपको एक बड़ा डिटेल में। ये आर्बिट्रेशन होता क्या है, देखिए हमारे कंट्री में तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है। उसमें क्या होता है कि अगर आप देखिए जैसे आप किसी एग्रीमेंट जब आप साइन करते हैं, ठीक है, किसी कंपनी के साथ कोई भी डील आप करते हैं, उस केस में आप हमेशा एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, अपनी कंडीशंस लिखते हैं। तो उसमें आपको पहले तो लिखना होगा कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में तो आप आर्बिट्रेशन में जाएंगे। अब आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो आर्बिट्रेशन में फ्रीडम क्या होती है, एक तो फ्रीडम ये होती है कि जजेस अपनी चॉइस के चुन सकते हैं हम। जजेस वो नहीं होंगे जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं या फिर जो स्टेट के जजेस होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेस होते हैं, हाई कोर्ट में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, वो जजेस नहीं होंगे। जजेस हम अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, एनी पर्सन ऑफ नॉलेज। ये फ्रीडम हमें होती है इसमें। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि मतलब दोनों पार्टियों को फ्रीडम होती है चूज़ करने की। और जब तक दोनों पार्टी एग्री नहीं होंगी कि हम इसके डिसीजन के लिए तैयार हैं। देखिए कोर्ट में तो क्या है, अगर एक पार्टी ने आपके अगेंस्ट क्लेम डाल दिया, कुछ भी आपके अगेंस्ट अगर केस डाल दिया है, तो आपको आंसर देना होगा। आप ये नहीं कह सकते आई एम नॉट रेडी टू आंसर, क्योंकि एक्स पार्टी डिसीजन हो जाएगा आपके अगेंस्ट। लेकिन आर्बिट्रेशन में ये होता है कि अगर जब तक दोनों पार्टी सहमत नहीं होंगी तब तक ना तो केस चलेगा ना ही डिसीजन आएगा, ठीक है। बट एक बार अगर एक्सेप्ट कर लिया और डिसीजन दे दिया कोर्ट ने तो वो बाइंडिंग है दोनों पार्टीज़ पे। तो यही आर्बिट्रेशन की इंपॉर्टेंट है, आपको ब्रीफ में मैंने थोड़ा बता दिया है। तो अब जो तेलंगाना में वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर खुल गया है, तो उसके बाद सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर की इंपॉर्टेंस कम होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अब इंडिया में भी जो पूरे वर्ल्ड वाइड से केसेस आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको पढ़िए, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एक्ट को भी पढ़िए, ठीक है। और इसकी जो कमेटी थी BN श्रीकृष्ण कमेटी, इसके रिगार्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। और ये तीनों ही इसके ऑप्शन सही हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। अब आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स पता है आपको, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, 12 to 35 तक आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मतलब उसका रोल देखने को मिल जाता है। अब
जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो आप अगर देखेंगे तो आपको पार्ट 4A में देखने को मिलेंगी। अब वो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई अगर एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है क्या इसको प्रोवाइड करने के लिए इनके इन्फोर्समेंट को, तो ऐसा कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कहता हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपको ये इम्प्रिजमेंट हो जाएगी या ये फाइन हो जाएगा। सो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा इसका। एंड सेकंड, दे आर कोरिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज़। देखिए लीगल ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से प्री डिफाइंड होती हैं और पूरा इनके अंदर जो एलिमेंट है उसका कि ये अगर आप एक्ट करते हो तब आपको मतलब वायलेशन मानी जाएगी और उसकी पनिशमेंट एंड फाइन सब डिफाइन होता है एक एक्ट के अंदर। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बट कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनकी एक वैल्यू है, सबको फॉलो करनी चाहिए बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया। बट सो फार इट इज़ कंसर्न विद आंसरिंग दिस क्वेश्चन, इसका दोनों ही गलत हो जाएगा। ठीक है, सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इनर लाइन परमिट के बारे में। इनर लाइन परमिट क्या है कि कुछ ऐसे स्टेट है हमारे देश में जिनको प्रोटेक्टेड एरियाज़ हमने मतलब डिक्लेयर करता है, हमने नहीं, मतलब गवर्नमेंट ही करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वही करती है, और वो एक तरह से प्रिविलेज है उनके लिए कि वो उस एरियाज़ को डिक्लेयर कर देंगे इनर लाइन परमिट के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज़। और एक बार वो अगर डिक्लेयर हो गए तो वो इंडिया में रहता हो या फिर कोई फॉरेनर हो, उसको वहाँ आने के लिए परमिशन चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से, और परमिशन मिलती है टेम्प्रेरी, 15 दिन की मिलेगी, या फिर अगर रेगुलर मिल गई तो 6 महीने की मिल जाएगी। तो इस तरह से परमिशन मिलती है। मतलब अपनी कंट्री में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ अगर हमको जाना है तो हम सीधा मुँह उठा के नहीं जा सकते, हमें पहले अप्लाई करना पड़ेगा पर्टिकुलर पोर्टल पे, पर्टिकुलर वेबसाइट पे। ठीक है, मगर अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई परमिशन नहीं मिलेगी और जो भी अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन होगा हमारे अगेंस्ट हो सकता है। अभी इनर लाइन परमिट है कौन कौन से स्टेट में, देखिए इसमें मणिपुर है। मणिपुर में तो अभी अभी आपको पता होगा, जब पीएम मोदी काफ़ी टाइम से मणिपुर के इलेक्शन चल रहे थे उस टाइम उन्होंने काफ़ी इस पर फोकस किया था, इस बात पे कि मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट दे दी जाएगी, एंड 2020 में आके उनको वो मिल जाता है। ठीक है, इसमें देखिए एक बार जब ये इनर लाइन परमिट का प्रोविज़न मिल गया तब तो स्टेट गवर्नमेंट की वो है, इसमें ऑटोनॉमी हो जाती है कि वो किसको आने देना चाहते हैं, नहीं आने देना चाहते। बट जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जब तक वो आपको मतलब ये प्रिविलेज नहीं देगी, परमिशन नहीं देगी, जब तक वो नोटिफाई नहीं करेगी कि इन स्टेट को पावर है एरियाज़ को डिक्लेयर करने की, ठीक है, तब तक नहीं हो सकता, तब तक आप नहीं कर सकते। मतलब स्टेट मतलब खुद से नहीं कर सकता, उसको पहले सेंटर से डिक्लेरेशन करवानी होगी, तभी उनके पास पावर आती है। एंड इसकी स्टार्टिंग कब होती है इसकी जो ब्रिटिश पीरियड था, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का पीरियड था, उसी टाइम ये एक्ट आता है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट था 1873 का, जिसमें एक ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट बनाया जाता था। ये अब ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, तो इस जगह पे ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे कि मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो और ज़्यादा फैले, तो इस तरह से वो कंटेन करना चाहते थे। उसके बाद इसको और एक्सटेंड कर दिया गया, एंड अब 2020 में जाके मणिपुर को भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो जो हमारा रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो यही है कि इसमें कौन कौन से स्टेट हैं। तो मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है। ठीक है, आप ये नीचे पढ़ सकते हैं, और अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, यहाँ पे भी लिंक है ही, इसको आप जाके ओपन करिए, पूरा इसके अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नोटा के रिगार्डिंग है, नन ऑफ द अबव, जो 2013 में ये सुप्रीम कोर्ट ने एक नया प्रिंसिपल लॉन्च किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आपको एक बटन मिल जाएगा ईवीएम मशीन में, आप उसे प्रेस करिए और आपके जो वोटिंग है वो काउंट होगी। बट एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, एक तो ये वैलिड वोट नहीं होती, वैलिड वोट ही काउंट होके किसी को कैंडिडेट को जिता सकती हैं, तो ये एज ए वैलिड वोट काउंट नहीं होती। ये एक मैसेज देती है कि अगर आपके जो कैंडिडेट हैं उनको वोट नहीं मिली है बट कि नोटा को वोट मिली है, तो ये एक मैसेज तो जाता है, बट इससे कोई ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट हार जाएगा या फिर दोबारा इलेक्शन होगा। तो जस्ट एक डेकोरेटिव प्रिंसिपल है ये, और कुछ नहीं है। और ये 2013 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, जो छत्तीसगढ़ का इलेक्शन हुआ था, छत्तीसगढ़ यूपी वाला, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसका तो ये हो जाएगा नाइदर वन नाइदर टू, बिकॉज ना तो कोई फ़र्क पड़ता है इससे कि कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है हार रहा है, इसमें कोई किसी को कितनी वोट मिले नोटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक मैसेज जाता है, डेकोरेटिव प्रिंसिपल है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीबीसी एंड सीआईसी के अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल के रिगार्डिंग है। सीबीसी इसमें चीफ विजिलेंस कमिश्नर होंगे जो सीबीसी एक्ट के अंडर है, एंड जो सीआईसी हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो कि आरटीआई एक्ट के अंडर अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि उनके अपॉइंटमेंट और रिमूवल का प्रोसीजर सेम है। तो अपॉइंटमेंट का तो ऑलमोस्ट सेम है, बस
फर्स्ट केस में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है, दोनों केस में प्रेसिडेंट ही करते हैं, रिकमेंड तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, मतलब अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन जो आएगी वो एक कमेटी की आएगी। अब कमेटी के जो कंपोजिशन होगा उसमें प्राइम मिनिस्टर दोनों में है एंड लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी दोनों में है, लोकसभा से ही। लेकिन जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है वो तो रहेंगे सीआईसी के केस में, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। बट अगर जो सीवीसी का केस है उसमें थोड़ा सिनेरियो चेंज है, इसमें मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का होना ज़रूरी है। तो चेयरपर्सन दोनों कमेटी में पीएम ही है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन भी सेम है। बट जो मिनिस्टर कंसर्न है वो एक में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है एंड एक में एनी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, बाकी सब सेम है इसमें, ठीक है। तो रिमूवल प्रोसेस में अगर जाते हैं तो उसमें देखिए दो तरह से होती है रिमूवल। एक में तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या फिर इनकैपेसिटी हो और प्रेसिडेंट ने ऑर्डर कर दिया हो, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे एंड उसके बाद जो रेफरेंस है प्रेसिडेंट का उसको अप्रूव कर देंगे तो रिमूवल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रोल है। बट अगर ग्राउंड दूसरे हैं, ठीक है, जो दोनों ही केसेस में सेम है, इनमें सीवीसी एंड सीआईसी, अगर ग्राउंड अलग अलग हैं, जैसे कि एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट पर्सन को, मतलब सीआईसी या सीवीसी को डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, या फिर वो कन्विक्ट हुए हैं एंड जो कन्विक्शन उनका हुआ है इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट वो ऐसे ऑफेंस के लिए है जो मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व करता है। एंड इसमें थर्ड है कि जो अपनी टर्म है उसके ड्यूरेशन में वो किसी एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉय बन के रहे हैं कहीं पे अपने ऑफिस से अलग कहीं भी जाके, ठीक है। और डी जो रहेगा इसमें प्रेसिडेंट के ओपिनियन में देन अगेन वो अनफिट हैं ऑफिस में कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज उनको कोई इन्फर्मिटी है माइंड या बॉडी की। और लास्ट इसमें है कि उन्होंने कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है अपने एज ए रोल, जो उनका रोल है ऑफिस में उसके रहते हुए उनको मतलब गेन कर लिया, एसेस कर लिया, तो ऐसे केसेस में भी प्रेसिडेंट डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं और इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट जो इसमें ऑप्शन है वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि होम मिनिस्टर का केस अलग है, मतलब। लेकिन सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, तो इसका टू ओनली रहेगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ पंचायत इलेक्शन इज डन बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दो तरह के इलेक्शन कमीशन हम पढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कौन सा इलेक्शन देखते हैं, जो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या स्टेट असेंबलीज़ में दोनों, लेजिस्लेचर भी, स्टेट असेंबली भी एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। तो ये तो देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट अगर म्यूनिसिपल जो इलेक्शन होते हैं पार्षद वाले या फिर सरपंच वाले जो इलेक्शन होते हैं विलेज पंचायत्स में, उस तरह के जो इलेक्शन है उनको कौन देखेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है। तो बिल्कुल सुपरविजन एंड जो कंट्रोल है पंचायत इलेक्शन का वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है। अब ये कहता है दूसरे ऑप्शन में कि जो पंचायत बाईपोल हैं उनको होना होगा। बाईपोल मतलब अगर किसी रीज़न से कैंडिडेट या तो डिस्क्वालीफाई हो गया या फिर डेथ हो गई उसकी, तो दोबारा इलेक्शन उस जगह में करना। वो जब होगा जब जो ड्यूरेशन है 1 साल तक बची हो, मतलब 4 साल ही हुए हैं तब ऐसे केस में डेथ हो जाती है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। ऐसा नहीं है, अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड बचा हुआ है तो ऐसे केस में भी बाईपोल हो जाएगा। ये आप हरियाणा पंचायती राज इलेक्शन का आप देख सकते हैं, ये 79 जो है इसमें फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी लिखा हुआ है कि अगर 6 महीने का टाइम पीरियड है, नॉट लेस दैन 6 महीने है, मतलब उससे ज़्यादा बचा हुआ है तो हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट तो सही है एंड सेकंड गलत है, तो वन ओनली इसका आंसर रहेगा। अब जनरली जो एक्ट है उसके अंदर नहीं लिखा होता है, बट जैसे हर स्टेट को अपने अपनी पंचायत के रेगुलेशन का राइट है, तो वो अपने अपने एक्ट होते हैं। जो राजस्थान का अलग होगा, यूपी का अलग होगा। तो ये 6 मंथ जो है ये कोई जनरल नहीं है, ये तो जो भी गवर्नमेंट है, कंसर्न गवर्नमेंट है, जो जैसे जैसे नोटिफाई करेगी चेंज भी कर सकती है उसको, कोई परमानेंट ये रूल नहीं। बट अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है और आपको नहीं पता है तो 6 मंथ्स वाला ही जनरली चलता है। लोकसभा के केस में भी यही चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, द चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन हैज़ टू बी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी नहीं है, कुछ स्टैचू में नहीं है। लॉ कमीशन सुनने में तो लगता है कि पता नहीं कितनी
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और कितने इसके जो भी डिसीजन होते होंगे बाइंडिंग होते होंगे, या फिर यही लॉ को रेगुलेट करती है हमारी कंट्री में, या फिर गाइडिंग फोर्स है। बट ऐसा नहीं है, ये रिकमेंडेशन देते हैं। जो इसमें जो इनकी कंपोजिशन होती है काफ़ी अच्छे होते हैं, मोस्टली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस ही होते हैं। बट ये वो मैंडेटरी नहीं है कि चेयरमैन जो होगा, क्योंकि कई केस में अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं और कई केसेस में हाई कोर्ट के जजेस भी रहे हैं। तो फर्स्ट तो इसका ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बट सेकंड इसका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट हम सही करते हैं, वन ओनली इसका रहेगा, सेकंड गलत है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। बट उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं लॉ कमीशन के बारे में बता देता हूँ। ये फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया में 1955 में आया था। 3 ईयर की टर्म के लिए जनरली आता है। अब तक इसमें 21 कमीशन और बन चुके हैं, 3 साल की देर से बनता है। और जो फर्स्ट लॉ कमीशन था वो ब्रिटिश राज में ही इस्टेब्लिश्ड हो गया था 1834 में। जो चार्टर एक्ट था 1833 का, उसको जो चेयरपर्सन थे उस टाइम के लॉर्ड मैकॉली थे। एंड ये नॉन स्टेचुरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आपको बता दिया है। मोस्टली ऐसे जजेस ही होते हैं, बट सिविल सर्वेंट, लॉ सेक्रेटरी भी रहे हैं। और जो मिनिस्ट्री के अंडर जो काम करते हैं, ये लॉ एंड जस्टिस जो मिनिस्ट्री है उसके लिए, मतलब उसके अंडर इनका काम रहता है। एंड जो अभी प्रेजेंट में 2021-22 के टाइम में जो प्रेजेंट लॉ कमीशन है वो 22nd कमीशन है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। इसके लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं आपको। ये क्वेश्चन कहता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट कंपल्सरी बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा। बिल्कुल गलत है, किसी भी हाउस से हो सकते हैं। एंड इवन प्राइम मिनिस्टर तो पहले बन सकते हैं, अब वो इलेक्शन किसी भी हाउस से जीत लें। तो सेकंड भी यही है कि मतलब उनको पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी गलत है। देखिए, मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसे किसी भी पर्सन को बना सकते हैं अगर वो अदरवाइज कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। बट एक बार जब वो बन गए तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी हाउस का, या तो भाई वो लोकसभा के बन जाए या राज्यसभा के बन जाए, तब वो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज उनकी पोस्ट चली जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है। अब 1951 नहीं है, ये 50 है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट रहेगा 1951 से, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका ऑप्शन क्या है कि ये डील करता है क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स से। ये बिल्कुल वोटर्स के क्वालिफिकेशन से डील करता है। जो एरियाज रहेंगे इलेक्शन के उनसे डील करता है, इलेक्टोरल रोल से डील करता है, लेकिन क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं करता है। अब क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन से जनरली तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी डील करता है, ठीक है। पर्टिकुलरली क्वालिफिकेशन दे रखी है कि अगर इस हाउस का मेंबर है ना तो इतनी एज होनी, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड एज हो गई, या एंड कोई प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इलेक्शन लड़ने के लिए भी इसकी डिस्क्वालिफिकेशन है 1951 वाले में, ठीक है। सर्टेन ऑफेंसेस हैं आईपीसी के, और कुछ जो स्पेशल एक्ट्स हैं उनके, कि अगर वो करता है तो वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, कंटेस्ट नहीं कर सकता। तो और जो सस्पेंशन वगैरह रहेगी वो आपको बता दिया। लोकसभा और राज्यसभा के अपने अपने रूल्स हैं, स्पीकर और चेयरपर्सन कंसर्न जो होते हैं वो करते हैं। तो इस एक्ट का 1950 का ऐसे को लेना देना नहीं है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन से। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 1, 3 एंड 4, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। इस एक्ट में ऑप्शन दिए हुए हैं कि इट प्रिवेंट्स कमीशन ऑफ एट्रोसिटीज़ ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड सेकंड इज फॉर स्पीडी जस्टिस स्पेशल कोर्ट्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ट्रायल ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसका आंसर जो रहेगा, दोनों ही सही है इसमें। अब दोनों का आप देख भी सकते हैं, इधर देखिए। इसका जो इंट्रोडक्टरी है, एक्ट का इंट्रोडक्शन है, उसी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि इसका पर्पस क्या था लाने का। एंड जो सेक्शन 14 है इसका, वो बताता है स्पेशल कोर्ट स्पीडी प्रोसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो बोथ 1 एंड 2 इसके आंसर हो जाएंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, स्टैच्यूटरी बॉडी हो, या बॉडी सब्सटेंशियल फंडेड बाय गवर्नमेंट हो, या पूरा इसका देखिए जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005, उसकी जो डेफिनेशन पार्ट में पब्लिक अथॉरिटी के बारे में दिया हुआ है, और उसमें ये सारे कवर हो जाते हैं। इस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूशन बाय अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, and body owned, controlled or substantially financed, non-government organization substantially financed directly or indirectly by funds provided by appropriate government।
अब तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जहाँ पे अप्रोप्रिएट है स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, और जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे सेंट्रल रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली। तो अब मेनली तो यही है कि अगर इनका फंडिंग ये कर रहे हैं, कोई कंट्रोल अगर गवर्नमेंट रख रही है, तो ऐसे केस में हो जाएगा ये। मतलब ये जो बॉडीज़ है ये नई पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएंगी। तो इसमें तीनों इसके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन गवर्नर और जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है उसके रिगार्डिंग है। ये कहता है कि गवर्नर कैन पार्डन डेथ सेंटेंस, जो कि गलत है। ओनली प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस। अब गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर ऑलमोस्ट सेम है। वो गवर्नर के जो अपने कैपेसिटी रहेगी स्टेट की, और प्रेसिडेंट की जो पूरे इंडिया की रहेगी, वो एक अलग चीज़ है। बट पार्डन जो कर सकते हैं, एक तो डेथ सेंटेंस गवर्नर नहीं कर सकते, दूसरा गवर्नर जो कोर्ट मार्शल के केसेस है उसमें भी नहीं कर सकते, वो एक्सक्लूसिवली प्रेसिडेंट का एरिया है। अब ये कहता है कि जुडिशियल रिव्यू इज़ नॉट अवेलेबल ऑन जुडिशियल फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये गलत है। जुडिशियल रिव्यू की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। एग्जीक्यूटिव के कोई जुडिशियल फंक्शन हो तो उससे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। एंड जो पावर ऑफ पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी टेकन इंडिपेंडेंटली एज हिज हर डिस्क्रेशन। ये गलत है। जो प्रेसिडेंट पार्डन करते हैं, उस पावर को जब वो एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट होते हैं। तो उनको जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनकी जो कैबिनेट है, उससे ही उनका ही डिसीजन प्रेसिडेंट मतलब अनाउंस कर रहे होते हैं। उसको रिकन्सिडरेशन के लिए डाल सकते हैं, बट इन द एंड फैसला यूनियन कैबिनेट का ही रहेगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्पेसिफिकली वो। ठीक है, तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड इज़ ओनली राइट रहेगा इसमें। सॉरी, थर्ड भी राइट नहीं रहेगा, थर्ड मतलब रॉन्ग ही रहेगा इसमें। तो इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसमें करेक्ट कोई नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हैं। और करेक्ट मैंने आपको बता दिया करेक्ट क्या रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अ पर्सन नीड्स टू reside in India for 6 years before applying for citizenship through naturalization. Section 6A was added to accommodate provision of Assam Accord. अब ये सिटीजनशिप एक्ट सेक्शन के आर्टिकल 11 के अंडर जो है बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप के रिगार्डिंग डिटेल प्रोविजंस हैं। और उसमें जो रह जाता है, जिन लोगों को कवर करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट बना दिया गया था, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये सिटीजनशिप गेन करने का एक नेचुरलाइजेशन जो है उसको भी प्रोसेस बताता है। और ये ऐसे ही केस में हो सकता है जहाँ दूसरी कंट्रीज़ में भी इस प्रोसेस से इंडिया का पर्सन गेन कर सकता है नेचुरलाइजेशन। जैसे कि ये आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ के लिए नहीं अलाउड करेगा नेचुरलाइजेशन का। तो इसमें एक तो 6 ईयर नहीं होता, ये 14 ईयर का टोटल पीरियड होना चाहिए। उस 14 ईयर के पीरियड में, ठीक है, एटलीस्ट 11 ईयर उस पर्सन को जो नेचुरलाइज होना चाहता है, सिटीजनशिप लेना चाहता है इंडिया की, लास्ट 14 ईयर्स के पीरियड में 11 साल तो उसे इंडिया में रहना चाहिए। अब या तो वो गवर्नमेंट सर्विसेज में रहे या फिर और किसी तरह से रहे, इंडिया में उसको एज ए रिसाइड करना होगा। और ये 11 ईयर भी इमीडिएटली प्रीसीडिंग्स 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने। जब आप एप्लीकेशन अगर आप आज डाल रहे हो तो उससे 12 महीने पहले ये कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। तो जो कंक्लूजन रहेगा, आप समझिए इसको, जैसे आप अगर आज डाल रहे हैं एप्लीकेशन, आज डेट है, आज की जो डेट रहेगी 5 जन रहेगी 2022 की। तो एक तो इसमें सबसे पहले तो जाइए 12 महीने पीछे। ठीक है, 12 महीने पीछे आप चले गए, फिर से 5 जन 21 में। ठीक है, अब जो इस डेट पे ये प्रीसीडिंग 12 मंथ, इस टाइम से जो लास्ट काउंटेड 14 ईयर्स हैं, अब 14 ईयर्स और अगर आप पीछे जाएंगे तो 2007 में चले गए। तो 2007 से लेके 2021 के बीच में आपका जो इंडिया में रिसाइडिंग पीरियड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विसेज का पीरियड है, 11 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप कभी बाहर थे कभी इंडिया में थे, एटलीस्ट 11 ईयर होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर ये कंडीशन मैट हो रही है तो देन यू कैन बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन। और सेकंड इसमें क्या रहेगा कि 6A वाज एडेड टू एकोमोडेट प्रोविजंस ऑफ असम अकॉर्ड। ये बिल्कुल सही है, ये 6A असम अकॉर्ड को एकोमोडेट करने के लिए इसमें एंटर किया था, लेकिन फर्स्ट इसमें गलत हो जाएगा। तो ओनली 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं।
Consider the following about the Motor Vehicles Amendment Act 2019. It has led to the higher fines on traffic violation. It provides for protection of good Samaritans in case of accidents, and it empowers the central government to develop national transportation policy. इसमें तीनों से ही हो जाएंगे। इस एक्ट के अंदर ये चेंजेस ही इसलिए किए गए थे कि जो ट्रैफिक वायलेशंस को रोकने के लिए फाइन्स ज़्यादा बढ़ाए गए थे, और जो ऐसे रोड्स के लोग होते हैं, रोड पे होते हैं, जो एक्सीडेंट वगैरह में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए भी इसमें मतलब प्रोविजंस डाले गए कि उनके ऊपर कोई एक्शन ना हो। अगर वो इन्फॉर्मेशन कोई देता तो अननेसेसरी उसको परेशान ना करें। और एक नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग भी इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। The Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the Legislative Assembly. Legislative Council आपको पता है, कुछ स्टेट्स में Legislative Assembly तो है ही, जहाँ से हम इलेक्ट करते हैं, एमपी बनाते हैं, लेकिन कुछ में Legislative Council भी होती है। ठीक है, अब ऐसे केसेस में क्या होगा, जो Legislative Council है वो कितने उसका साइज़ है ये पूछा गया। तो ये एक तो ना, इस 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो कह रहा है कि हाफ होना चाहिए, ऐसा नहीं है, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टोटल स्ट्रेंथ किसी केस में 99 है तो इसका 1/3 33 हो गया, तो उससे ज़्यादा इसकी नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम इसमें 40 होने चाहिए, ये भी एक कंडीशन है कि मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उसमें जो इलेक्टोरल रोल होता है, उसमें देखिए ग्रेजुएट्स होते हैं, वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो कैटेगरीज हैं, ये नहीं कि कोई भी जनरली उसमें वोट कर सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इलेक्शन होता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में एक क्वेश्चन था, जो कि हर स्टेट में होती नहीं है। वो ऐसे स्टेट में जैसे बिहार में है, यूपी में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, और कुछ साउदर्न स्टेट्स में भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी हाफ नहीं रहेगा, 1/3 रहेगा। एंड गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर नहीं करता, जो उसके मेंबर है वही खुद चूज़ करते हैं अपना चेयरमैन रहेगा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स। इसमें प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बिल्कुल सही है। जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं हो जाओगे तब तक आप इनोसेंस ही रहोगे, मतलब इनोसेंट की तरह ही कोर्ट आपको ट्रीट करेगा। लेकिन कुछ स्पेशल एक्ट्स हैं उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसे एनडीपीएस एक्ट है, वहाँ पे प्रिजम्पशन इनोसेंस की नहीं होती है, वहाँ पे प्रिजम्पशन आपकी गिल्ट्स की होती है। वो आपको प्रूव करना होता है कि आप इनोसेंट हैं। ठीक है, बट जनरल पूछा है इसमें, ये आपको लॉ के स्टूडेंट तो हो नहीं कि आपको इस तरह से आंसरिंग करनी है। ये यूपीएससी में आते हैं, 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं लॉ के बिल्कुल इस तरह से जो पूछे जाते हैं, तो जनरल क्वेश्चन बनेंगे। ये नहीं कि इसमें स्पेसिफिक आपको स्टडी की ज़रूरत है, बट डेली आप देखते हैं कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो डेली एक्शन में होता है। कभी किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट हो रहा है, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो रहा है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए जब आप डेली आर्टिकल पढ़ते हैं। ठीक है, कभी किसी मिनिस्टर की बेल हो गई, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो रहे हैं, तो लॉ का वो पार्ट तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक तो प्रिपरेशन कर रहे हैं इतने अच्छे एग्ज़ाम की, तो उसमें इतना आएगी तो आपको चाहिए ही। तो ये कोई इतना इसमें कोई इशू भी नहीं है। आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे ध्यान रख रहे हैं, तो आपको पता लग जाता है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बार बार रिफ्लेक्ट होते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो फर्स्ट इसका करेक्ट है। देन प्रोटेक्शन है अगेंस्ट डबल जीपार्डी। डबल जीपार्डी मतलब एक ही चीज़ के लिए बार बार पनिशमेंट, मतलब डबल पनिशमेंट ना दी जाए, ये भी है। तो एक क्राइम किया तो उसकी एक ही पनिशमेंट है, ये नहीं कि आपको दोबारा उस केस में फंसा देंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द एक्यूज्ड, ये गलत है। बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे नहीं है, ये भी जो केस कर रहा है, जो इनिशिएटर है, पेटिशनर है, जो उस पर रहेगा। ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन रहेगा, मतलब क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में प्रोसिक्यूशन होता है, तो जो केस करने वाला है उनके ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ। लेकिन फिर कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जिसमें एक्यूज के ऊपर ही बर्डन आ जाता है, बट ठीक है, अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें मतलब जनरल प्रिंसिपल्स पे ध्यान देना, ना कि आप स्पेसिफिक स्पेशल एक्ट है क्या है उस पर नहीं जाना है। तो फर्स्ट सही था, सेकंड सही था। बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पे नहीं है, ये गलत है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? प्रोसिक्यूशन पे, जो केस डाल रहा है। तो 1 और 2 ओनली इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स में रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपको पता होगा कि कुछ
टाइम से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का प्रोसीजर आ चुका है हमारी कंट्री में। अब क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड पहले परचेस करने होंगे और उसी के थ्रू हम पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे सकते हैं। अब ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ इस तरह के डिनोमिनेशन में मिलते हैं। अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी करेंसी मतलब कोई भी अमाउंट का नहीं ले सकते हैं। और जो प्रैक्टिकली ये एसबीआई बैंक्स जो होते हैं, कुछ कुछ बैंक जो होते हैं मेन सिटीज़ में, वहीं से मिल सकते हैं। अब इनकी अगर आपने आज परचेज़ किया है तो केवाईसी करवानी होगी एक तो आपको। अब केवाईसी मतलब अगर आप पहले उस बैंक के मेंबर हैं या फिर आपका अकाउंट है फिर तो केवाईसी आपकी ऑलरेडी डन होगी। बट अगर आपने ख़रीदना है तो आपको केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। और ख़रीदने के बाद अगर आपने बॉन्ड परचेज़ कर लिया है तो आपको अपनी डिटेल्स तो देनी होंगी। और बॉन्ड परचेज़ करने के बाद वो 15 डेज़ के अंदर अंदर पार्टी को देना होगा, मतलब पार्टी को उसे इनकैश कराना होगा। अब 15 डेज़ के साथ साथ एक ये भी कंडीशन है इसमें कि जो पार्टीज़ रहेंगी वो ये नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको साइन दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, नेम दिया हुआ है, वही पार्टीज़, हर पार्टीज़ नहीं। तो ऑप्शन आप पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कैन बी बॉट ओनली बाय द कंपनीज एंड नॉट इंडिविजुअल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिविजुअल हो या कंपनीज हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं कर सकते हैं वोट। तो ये गलत हो जाएगा। एंड द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कैन बी बॉट टू डोनेट मनी टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स रिमेन इन द कस्टडी ऑफ इलेक्शन कमीशन अंटिल दे आर रिडीम्ड बाय कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास ये बिल्कुल कोई ऐसा बॉन्ड वॉन्ड नहीं रहता। आपको बता दिया 15 दिन की वैलिडिटी होती है और उसके पीरियड में ही पॉलिटिकल पार्टी को आप मतलब दे देते हैं तो उनको रिडीम कराना होता है वो। तो इस पर तीनों ही गलत हो जाएंगे। इनकरेक्ट पूछा ना, तो 1, 2, 3 ऑल आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर। ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, मुल्ला कमेटी के ऊपर है। मुल्ला कमेटी प्रिजन रिफॉर्म्स पे आई थी कि किस तरह से प्रिजन रिफॉर्म्स होने चाहिए, प्रिजन में कैमरा होने चाहिए, जो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, और फर्दर जो भी इसमें चेंजेस हो सकते थे आप देख भी सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा मुल्ला कमेटी की सारी जो रिपोर्ट है उसमें, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। In the recent Puttaswamy judgment, the Supreme Court recognized right to privacy to be part of fundamental right under which of the following provisions of the Constitution? राइट टू प्राइवेसी सुनते ही तो आपको आर्टिकल 21 आंख बंद करके क्लिक कर देना चाहिए, क्योंकि यही है जो राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। पर्सनल लिबर्टी में ही ये प्राइवेसी आ जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के अंदर ही इसमें जो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कंसीडर किया गया था। उससे पहले क्या था, डाइवर्टिंग जजमेंट्स थी, किसी केस में मान रहे थे इसको फंडामेंटल राइट, किसी में नहीं मान रहे थे। तो एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है और वो कहती है कि ठीक है ये फंडामेंटल राइट है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स हैव बीन कन्फर्ड ऑन राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कौन सी स्पेशल पावर राज्यसभा को दे रखी है? फर्स्ट है टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट। बिल्कुल गलत। ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। इसमें मतलब ये पार्लियामेंट की पावर है इसमें, लेकिन लोकसभा करती है। राज्यसभा के पास कोई एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, स्पेशल पावर नहीं है इसकी, क्योंकि वो स्टेट का नाम बदल दे, ये बदल दे। ये आप आर्टिकल 1 से 4 पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे इसके प्रोविज़न। टू पास ए रेजोल्यूशन एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट। हाँ, ये ठीक है। अगर आप सेंटर स्टेट के रिलेशन पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसे केसेस हैं, कई केसेस हैं जिसमें सेंटर स्टेट के ही सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है, जबकि इनकी लिस्ट अलग अलग होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। बट स्टेट लिस्ट में भी अगर ये राज्यसभा अलाउड करती है तो बन सकता है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है टू अमेंड द इलेक्शन प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट। तो गलत है ये, तो बिल्कुल ही कहीं से भी है ही नहीं कि राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है कुछ इस तरह की। टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनली डिसाइडेड है कि इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या रहेंगे। एडिशनल फंक्शन बता सकते हैं बट ऐसे कोई स्पेशल पावर राज्यसभा के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था। अभी एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो हैं कैन बी परचेज फ्रॉम द आरबीआई आफ्टर कंप्लीटिंग द केवाईसी नॉर्म्स। आरबीआई से नहीं जी, एसबीआई से, और केवाईसी नॉर्म्स करने पड़ेंगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कैन बी ट्रांसफर टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये भी गलत है।
ओनली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। रजिस्टर्ड कहाँ पे? इलेक्शन कमीशन के पास। तो दोनों गलत हो जाएंगे, नाइदर वन नाइदर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो वन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग AFSPA, सेम अफ्स्पा भी कहते हैं, 1958 का जो एक्ट है। ये एक्ट, द एक्ट वाज इनेक्टेड टू डील विद द अपराइजिंग इन द नागा हिल्स फॉलोड बाय द इंसर्जेंसी इन असम। अब जब इंडिया फ्रीडम गेन करता है उसके बाद ये कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इसमें कुछ डिस्टर्बेंस रही हैं, जो उनके लोकल लीडर्स थे उन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, इंसर्जेंसीज क्रिएट करी हैं। तो ये स्पेसिफिकली तो डील करने के लिए अपराइजिंग थी जो नागा हिल्स पे, उसको, ठीक है। और जो असम के अंदर, पहले नागालैंड असम का ही पार्ट था, तो उसको इस तरह से पूछा जा रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा इसका ऑप्शन। देन इट वाज री इनकारनेशन ऑफ ब्रिटिश एरा लेजिस्लेशन दैट वाज इनेक्टेड टू क्विल द प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल सही। Then the AFSPA was issued by way of 4 ordinance in 1947 and the ordinance was replaced by Act in 1948 which was further renamed as AFSPA Act in 1958। तो ये भी सही हो जाएगा। The present law effective in North East was introduced in Parliament in 1958 by then Home Minister G.B. Pant। बिल्कुल उस टाइम होम मिनिस्टर G.B. पंत ही थे, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और AFSPA है क्या? देखिए जनरली हमारे जो पुलिस फोर्सेज हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको पावर नहीं होती कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लें किसी ग्राउंड पे करेंगे, ये नहीं कि किसी को भी उठा लिया, या फिर अगर अरेस्ट भी करना है, कोई क्राइम कर भी रहे हैं तो उनको डायरेक्ट शूट तो नहीं कर सकते, ठीक है, कई स्पेसिफिक परमिशन लगती हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं डिस्टर्ब एरियाज़, उनको डिक्लेयर कर देते हैं, और अगर वो डिस्टर्ब एरियाज़ हैं तो वहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल जो पुलिस है या फिर जो ये हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ साथ आर्मी का भी यूज़ होता है। अब जो आर्मी है उनके पास पावर होती है, वो किसी का मतलब शूट भी कर सकते हैं अगर उन्हें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती हैं, या फिर कोई उनको ऐसी बिल्डिंग दिखती है जहाँ पर उन्हें लगता है कि कोई ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं टेररिस्ट के, या फिर ये किसी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसके लिए वो आंसरेबल नहीं है, आंसरेबल वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही परमिशन से उनके अगेंस्ट कोई एक्शन इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो काफ़ी उनको मतलब फ्रीडम मिल जाती है। तो ये इशू हाईलाइट भी अभी जब नागालैंड में किलिंग्स हो जाती हैं, 14 किलिंग्स हो जाती हैं सिविलियंस की, जिनको टेररिस्ट समझ के गलती से जो आर्मी है वो फायरिंग कर देती है जिन पे, तो उसके बाद ये इसको हटाने की मांग बड़ी बढ़ रही है। लेकिन फिर से ये अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 6 महीने के लिए, और नागालैंड में ऑल्दो कमेटी बन चुकी है, वो देख रही है कि कैसे उसको हटाया जा सकता है। एक साथ इसको नहीं हटाएंगे, ब्लैंकेट कवरिंग इसकी बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट इसको कर सकते हैं, चेंजेस में लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये आप आर्टिकल 77 पढ़ेंगे, तो नॉट इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर बट इन द नेम ऑफ प्रेजिडेंट, एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for allocation, not speaker of Lok Sabha but president। तो ये आर्टिकल 77 है, उसी को घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। ना तो इसमें स्पीकर है ना प्राइम मिनिस्टर, इसमें दोनों में प्रेसिडेंट रहेंगे, तो बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन डज नॉट अप्लाई टू एनिमी एलियंस एंड दोज डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, बिल्कुल सही है। इसमें क्लॉज 3 और 4 पढ़ेंगे, जो CND है 22 का आर्टिकल का, तो उसमें लिखा ही हुआ है कि एनिमीज एलियंस पे नहीं होगा, या फिर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अगेंस्ट अगर किसी के अगर पे कार्रवाई हो रही है तो भी नहीं होगा। ये आर्टिकल 22 अप्लाई, एलियंस के केसेस में इनको कोई राइट नहीं है। देन पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नीड नॉट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये भी ठीक है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है 24 आवर्स में पेश करने की। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे जुडिशल रिव्यू हो गया, ठीक है, सेकुलरिज्म हो गया, इनको ना कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया कि आप इनको ना अमेंडमेंट से चेंज नहीं कर सकते, कि कल को आप कोई अमेंडमेंट ले आओ और इन राइट्स को रोकने की कोशिश करो या अमेंड करने की कोशिश करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे केशव नंदा भारती केस में भी इस प्रिंसिपल को इन्वोक किया था कि जो
बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप अमेंड नहीं कर सकते, बाकी आप अमेंडमेंट करो, आपका राइट है। 368 के अंदर आप स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं चीज़ों को, बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, एक जजमेंट से आया था। एंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाता है, तो हर जगह स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल मेजॉरिटी से भी कुछ अमेंडमेंट्स की जा सकती है जो सिंपल अमेंडमेंट है। जैसे ही टेरिटरी को चेंज करना ही हो गया, किसी स्टेट की टेरिटरी को अगर चेंज करना तो उसमें कोई स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग है। फर्स्ट है कि स्टेटमेंट है इसमें कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 years और अर्लियर। देन सेकंड है द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज़ यूजुअली रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड थर्ड स्टेटमेंट है द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन आर ऑलवेज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो देखिए ये रिकमेंडेशन होती हैं, एडवाइजरी नेचर की होती है, ना कि बाइंडिंग होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा इसमें। एंड चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज़ यूजुअली रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा कोई है नहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही इसका चेयरपर्सन होगा। अगर कोई पर्सन है जिसको एडुकेट फाइनेंशियल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो भी वो हो सकता है चेयरपर्सन, ठीक है। एंड इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 years और अर्लियर, ये ठीक है। तो ओनली वन इसमें रहेगा, बाकी स्लाइड में आप देख सकते हैं। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आर्टिकल 280 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट होता है फाइनेंस कमीशन, इसके रिगार्डिंग जो लिखा हुआ है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंस कमीशन आर करेक्ट। फिर से फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन आ जाता है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट रिकमेंडेशन आर बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन बाइंडिंग नहीं है, तो क्यूमुलेटिवली इफेक्ट तो इसका गलत ही है स्टेटमेंट का। देन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन वीकन्स द फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया, ये गलत हो जाएगा। प्रमोट करता है ना कि इसको वीकन करता है। तो इसमें जो करेक्ट है वो कोई सा भी नहीं है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। तो नाइदर 1 एंड नाइदर 2 इसका आंसर रहेगा। अब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्वेश्चन है, और जब फाइनेंशियल आप पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं मनी बिल के साथ। तो आप क्या सोचते हैं कि जैसे मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद, तो फाइनेंस भी कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये क्लियर कर लीजिए अपने बिल माइंड में कि अगर मनी बिल है तो ही ज़रूरत है प्रेसिडेंट की परमिशन की, प्रायर परमिशन की, प्लस लोकसभा में ही वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियल अगर बिल है या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंट्रोड्यूस हो सकती है आइदर हाउस में, ठीक है। इट शैल बी, तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट शैल बी प्रेजेंटेड ओनली इन द हाउस ऑफ पीपल, ये गलत हो जाएगा। इट प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सही हो जाएगा। तो 2 ओनली इसका आंसर रहेगा। एंड जो मनी बिल है उसके रिगार्डिंग तो आर्टिकल 110 में आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल 112 में आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसके रिगार्डिंग है। अब जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, आप देखते होंगे BIS मार्क होता है इसका, ISI मार्क होते हैं। इस तरह से ये BIS भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टिफाई करती है स्टैंडर्ड्स को। तो इसमें क्या कि इसने ना एक BIS ने इवन वाटर का भी एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, कि जो आप ये टेबल देख पा रहे होंगे नीचे, तो ये इसके मतलब पैरामीटर्स हैं वाटर के जो होने चाहिए, कि किस तरह का ऑर्डर होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, pH वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अगर कोई वाटर प्रोडक्शन में है तो उसको ये सब फॉलो करना होगा, ये जो है। तो यही कह रहा कि क्या वाटर स्पेसिफिकेशन बताता है ये, तो बिल्कुल सही है आंसर। एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। नहीं, अभी एक्ट आ चुका है इसका ना, पूरा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016। तो ओनली 1 इसका आंसर रहेगा, ना कि दोनों। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत। अगर आपको एक्ट पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ये, आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल्ड ट्राइब STs। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल डिक्लेयरिंग अ कम्युनिटी एज ST। तो कॉन्स्टिट्यूशन पैरामीटर्स नहीं बताता है, वो कहता है कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो उसके जो पैरामीटर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए, वो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी, या प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करते टाइम जो पैरामीटर सेट हैं उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसके रिगार्डिंग कुछ लिखा हुआ है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अमेंड द ST लिस्ट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट्स।
तो ये गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास इसकी कोई पावर नहीं होती। प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये जो कम्युनिटी है, ये ट्राइबल ग्रुप है, इसको हम शेड्यूल ट्राइब्स में डाल रहे हैं। बट अगर उसमें चेंजेस करने हैं तो फिर लॉ से होगा, और लॉ यूनियन गवर्नमेंट लाएगी, ना कि प्रेसिडेंट। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी हमारी, नाइदर वन एंड नाइदर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकपाल ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन कमेटी फॉर द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ लोकपाल। तो जो लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी रहेगी उसमें चेयरपर्सन एंड मेंबर्स के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर भी जो लोकसभा का वो होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा भी होते हैं, बट लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा नहीं होते। एक बहुत ही कोई रेयर कहीं पे आपको मिलेगा कंपोजिशन जिसमें राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कंपोजिशन में डाला गया। अदरवाइज जहाँ भी ये मिले उसको स्ट्रक आउट ही करिएगा। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये होते हैं। तो इसका 1, 2, 3 एंड 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये जल जीवन मिशन के बारे में है। जल जीवन मिशन क्या है कि इसमें जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, मतलब जो ग्रामीण एरियाज़ हैं, वहाँ पे 55 लीटर इंश्योर करता है कि पर डे हर किसी को टेप कनेक्शन मिल जाए। ठीक है, ये वो स्कीम है। एंड जो फंड शेयरिंग रहेगी वो हिमालयन है, या फिर अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो वहाँ पे तो 90 और 10 का प्रिंसिपल चलेगा कि 90% इसमें सेंटर देगी एंड 10% स्टेट्स देंगे। और हिमालयन के लिए 90-10 है, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 100% सेंटर है। यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% सेंटर देगी। बट अगर जो अदर स्टेट्स हैं जैसे प्लेन्स है या और कोई स्टेट हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है, हिमालयंस नहीं है, या फिर टेरिटरीज नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि 50-50 रहेगा। ठीक है, तो अगर हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न जो आपको पता है नॉर्थ 7 सिस्टर्स हैं, हिमालयन आपको पता है हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, या फिर जो ये स्टेट्स हैं इनको हिमालयन स्टेट्स कहते हैं। तो अगर ये दोनों हैं तो इसमें तो 90-10 का प्रिंसिपल है। और अगर यूनियन टेरिटरी है तो उसमें पूरा 100% सेंटर देगा। बट अगर अदर स्टेट है तो उसमें 50-50 का प्रिंसिपल रहेगा फंड शेयरिंग का, मतलब जो फंड इसमें देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेट टू बी द प्रपोज्ड एम ऑफ पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020। जो ये बिल आया है ये एक तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं पेस्टिसाइड्स के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उन पे लागू करता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी अगर कोई क्रॉप को डैमेज होता है इसकी वजह से, अगर कोई इल इफेक्ट होते हैं पेस्टिसाइड की वजह से, और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को प्रमोट करने के लिए। एंड इवन प्राइवेट सेक्टर को इसमें इंटेंटी दी गई है मेजर लेवल पे। एंड जो मेक सेफ एंड इफेक्टिव पेस्टिसाइड अवेलेबल फॉर फार्मर्स, तो ये तीनों ही है इस एक्ट के अंदर। तो इसमें और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है नहीं रिक्वायरमेंट, आप बस यही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO रेगुलेट सेफ्टी एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ नोटिफाइड मेडिकल डिवाइसेस। अब यहाँ पे ड्रग्स पढ़ते ही आपका जो, अगर आपको CDSCO के बारे में नहीं पता है तो आपका वहीं पे गया होगा माइंड कि ड्रग्स से रिलेटेड है तो मेडिकल डिवाइस का क्या लेना देना है। बट ऐसा है नहीं, यहाँ पे बिल्कुल लेना देना है। अगर आप ये देखेंगे, इसकी वेबसाइट देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए इनका कितने क्या क्या मेजर फंक्शन है परफॉर्म कर रही है। मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोसिस, ठीक है, ड्रग्स, कस्टमेटिक, क्लिनिकल ट्रायल, बायोलॉजिस्ट, तो ये सारे जो फंक्शन है कर रही है। और ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर के अंडर आता है जो ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको इससे क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बारे में जनरली मैं समझ सकता हूँ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कोविड में जैसे जैसे नई नई डिवाइसेज आ रहे हैं उनको ये अलाउड कर रहे हैं, उनको परमिशन दे रहे हैं, तो उस केस में इस ऑर्गेनाइजेशन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। तो अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो ये कहता है कि सेंट्रल ड्रग्स जो स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, ये रेगुलेट्स करती है सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ नोटिफाइड मेडिकल डिवाइसेस, बिल्कुल करेक्ट। एंड सेंट्रल ड्रग्स ये CDSCO इज अंडर डायरेक्ट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। This is consider the following statement about wildlife protection in India. The matter is covered in list 2nd of 7th schedule. सेकेंड लिस्ट में नहीं है ये थर्ड लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में
सेवन्थ शेड्यूल की। सेवन्थ शेड्यूल में तीनों लिस्ट है हमारी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज देयर इज़ नो मेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऐसा नहीं है, 48A में इसके रिगार्डिंग मेंशन है। अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं, तो नाइदर 1 एंड नाइदर 2 इसका आंसर आएगा। ये आप डिटेल में देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं 48A को। और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारी DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिस्ट 3rd ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग आर्टिकल्स विच ऑफ देम डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव। पीपल रिप्रेजेंटेटिव मतलब MLA MP जो हैं। अब ये 102 and 3 है, ये तो करते हैं लोकसभा मतलब पार्लियामेंट से रिलेटेड, और जो 191 and 92 हैं वो करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज से। तो इसमें सारे ही आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एज फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन कौन से राइट प्रोवाइड करता है? तो राइट टू फ्रीडम बिल्कुल है। राइट टू फ्रीडम हमें पता है कौन कौन सी हमारी फ्रीडम है 19 सेक्शन आर्टिकल में, जैसे कि स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है। तो इस तरह की कई फ्रीडम है जो आर्टिकल 19 के अंडर हमें मिली हैं। दैन एक्सप्लॉयटेशन भी है 23 and 24 में। एंड देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 में। कल्चरल एजुकेशनल राइट 29 to 30, जिसमें माइनॉरिटीज़ के पास अपने एजुकेशन और कल्चर को प्रोटेक्ट करने की एक है, मतलब राइट्स हैं, स्पेसिफिक राइट्स हैं। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वो हमें आर्टिकल 32 के अंडर मिली हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ रिट्स। तो इसमें 1 2 3 4 5 सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर वीडियो। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। कि डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्चू क्या है, मतलब कैसा क्या नोबल प्रिंसिपल है और ये किसको कॉल करता है एक्टिविटी में? भाई ये जो इंटेलिजेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वूमेन है उसको करता है। क्योंकि जितना डेमोक्रेसी में हमें राइट मिलता है टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, और उसमें हम अपना मतलब जो इंटेलिजेंस है, अपना जो कैरेक्टर है, वो हम कहीं ना कहीं खुद को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, और हमें उसे सिलेक्ट करने का चांस मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही रहेगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। इसमें ऑलमोस्ट हमने 50 MCQs कवर किए हैं, और जितना भी डिटेल में हो सकता है एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की भी कोशिश की गई है। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे जो कई क्वेश्चन हैं जिनमें आपको डिटेल अगर स्टडीज़ की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो एजू संभव के ब्लॉग पे आप जो वर्डप्रेस पे वेबसाइट हमारी ब्लॉग है उस पर आप देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं उनसे रिलेटेड मटेरियल को। डिस्क्रिप्शन आपको मिल ही जाएगा। प्लीज़ फॉलो करें चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ जल्द से जल्द और भी जो इसकी पार्ट 2 रहते हैं वो भी डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।